हेलो ट्रेडर्स। तो लास्ट वीक मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तो अच्छा मूव दिया ही दिया, साथ ही साथ कुछ ऐसे मेजर इंडेक्स ने भी अच्छा मूव दिया है, जैसे कि आईटी आप देख सकते हो, आप फार्मा देख सकते हो। ये दोनों जो सेक्टर है ये एक अच्छे लेवल्स पर चल रहे हैं। फार्मा तो अभी अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करके वापस ब्रेकआउट करने के कगार पर है, और निफ्टी आईटी अभी थोड़ा सा रिबाउंड फेज में चल रहा है। अभी मुझे जो लग रहा है ना कि निफ्टी में अभी भी और बहुत बड़ा मोमेंटम बाकी है। निफ्टी हम लोग आराम से 26,000 27,000 के लेवल्स पर देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी 57 या 58,000 के लेवल्स हम लोग को मिल सकते हैं। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी 57 58,000 के लेवल दिख सकते हैं, और निफ्टी में भी अभी तक मोमेंटम की बस शुरुआत हुई है। तो इसका जवाब मैं आप लोग को वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक भी डिस्कस करेंगे जो मार्केट में जो पिछले हफ्ते जो मोमेंटम आया है उसके अकॉर्डिंगली भी कौन से ऐसे स्टॉक है जिन लोगों को अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आने वाले टाइम में, और जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक डिस्कस करूंगा ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच के मैं एनालिसिस करता हूँ, कैसे मैं स्टॉक्स एनालाइज करता हूँ। आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई भी बाय या सेल डिसीजन लेना। इसमें अगर आपका कुछ भी लॉस होगा तो इसके लिए ना मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को हमेशा यही बताता हूँ अपने हर वीडियो में कि किसी के भी कहने पर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी और हो, किसी के भी कहने पर कभी भी कोई भी मैंने स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद का एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में अगर आप चार्ट देखोगे गाइस, तो निफ्टी में अभी मार्केट में जैसे मैंने कहा पिछले हफ्ते का अच्छा मोमेंटम है, कुछ 3% का मूव आया है निफ्टी में। अभी अब निफ्टी के लेवल्स की बात करूँ तो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 23,367 का, यानी 23,300 आप पकड़ लेते हैं इसको मोटा मोटी। अगर ये जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक होगा तो निफ्टी में आने वाले टाइम में गिरावट दिख सकती है, समवेयर अराउंड 22,500 या 22,000 के आसपास। और जो 24,000 का जो रेजिस्टेंस है, जो कि क्लोजिंग भी हुआ था मार्केट में, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है आने वाले टाइम पे तो हम लोग को डेफिनेटली 24,500 और 25,000 के लेवल्स भी जल्दी दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी में अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह एक अच्छा मोमेंटम आया है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आप लोगों को। तो 51,189 यानी कि 51,200 का आप लेवल पकड़ लीजिए। ये अगर सपोर्ट का लेवल अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वापस 50,000 के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं। मैं अगर आप लोग को प्रिसाइजली बताऊँ तो 49,700 के आसपास के लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। और जो 52,350 के आसपास का जो एरिया है वो अगर ब्रेक होता है, और जो इसका ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 53,200, ये जो 900 पॉइंट का जो एक रेंज है, अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ये हफ्ते निकल जाता है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली हम लोग को बैंक निफ्टी 55,000 56,000 हम लोग को शायद जुलाई के मंथ में ही दिख सकता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। अभी जो हमारा पहला स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री। अभी पीआई इंडस्ट्री में सबसे खास बात क्या है, ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को यूजुअली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न्स बता रहा था, बट ये जो पैटर्न है ये है असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। अभी ये पैटर्न के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, आप वो भी जाके देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिगिनर्स लोग के लिए, ठीक है। अभी इस पैटर्न की खासियत क्या है मालूम है कि ये है ना, मतलब ये आप अगर आप देखोगे इस पे तो पिछले काफ़ी टाइम से, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप देखोगे कि लगभग 2020 से अभी तक इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है। बट इधर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि रेजिस्टेंस को मल्टीपल बार टेस्ट कर चुका है जून 2023 से। अभी जून 2024 का हम लोग का मंथ एंड हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल से रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट कर रहा है, फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आया है। अभी इसके अंदर खास बात क्या होती है मालूम है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में, कि जब आप देखोगे ना कि जो गैप है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि जो भी बायर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और जो सेलर्स है वो थोड़े से वीक हो रहे हैं। तो इसके अंदर जब भी ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस जाता है और बायर्स की न्यू बायर्स भी और ऐड होते जा रहे हैं, तो इसके अंदर मोमेंटम बहुत जल्दी से आता है। ऐसे ही मैंने पहले भी काफ़ी सारे स्टॉक डिस्कस करे हैं सिमिलर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, आप पुराने वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो और उनका रिजल्ट भी आप जाके देख सकते हो, आप लोगों को खुद पता चलेगा, आप कमेंट करके बता भी सकते हो, ठीक है। तो पीआई इंडस्ट्री में मेरी नज़र रहेगी, अभी जो पीआई इंडस्ट्री का जो लेवल है वो है 3965। अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर दिख सकता है। और अगर हम लोग इसके स्टॉप लॉस की बात करें या फिर ये स्टॉक किधर ख़राब हो जाएगा तो वो है 35,10 का लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी इसकी वीकली लेवल पे पीआई इंडस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रेडार से निकल जाएगा।
ठीक है, अभी जो हम लोग का दूसरा स्टॉक है वो है बॉम्बे बर्मा। ठीक है, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो आप लोग देखोगे कि ये जो लेवल है पिछली बार बॉम्बे बर्मा ने टेस्ट करा था 2018 में अगस्त में। अभी उसके बाद ये स्टॉक गिर के 707 पे आ गया था, और उसके बाद कुछ टाइम तक एक ही जोन में ही ट्रेड कर रहा था। 707 से वापस ऊपर जाने की कोशिश किया 1300 के लेवल पर, बट फिर से वो 700 के आसपास के लेवल पर आके रुक गया। बट इस बार जब उसे ब्रेक करा, यही पिछले साल अगस्त में उसने ब्रेक करा ये लेवल को, जो कि 1300 का लेवल था। उसके बाद अच्छा मोमेंटम देके पुल बैक लेके वापस एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया जून के मंथ में ही, जो कि अपना मंथ अभी पिछले महीने जब खत्म हुआ है। ठीक है, अभी अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, क्योंकि मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल भी है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है कि ये स्टॉक अभी यही मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। अभी आप इसका रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से आप अपने टारगेट्स बना सकते हो अगर आपको इसके अंदर बाय या सेल करना है। बट अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या मैं बस अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। तो अभी जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2025 का लेवल। इसके ब्रेक होने के बाद मेरी स्टॉक पे नज़र ज़रूर बनी रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला स्टॉक, तो है पॉलिसी बाजार। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक है, इसके बाद के जो दो स्टॉक है वो तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने में अपना आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को सिर्फ वो लोग के जो लेवल्स है वो बता दूंगा, बाकी आप अपने उसके ऊपर आपका जो भी से यही जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा वही सेम कॉन्सेप्ट आप वो लोग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और आप खुद का एनालिसिस ऑब्वियसली आप कर सकते हो। तो अभी आप अगर आप देखोगे तो पॉलिसी बाजार ने इसका आईपीओ करा था 2021 में। ये ग्रीन कैंडल इधर बनी थी, उसके बाद इस रेजिस्टेंस के आसपास कभी पॉलिसी बाजार आया ही नहीं। एक अच्छी गिरावट आई पॉलिसी बाजार में, 370 के आसपास ये स्टॉक चला गया था, मतलब 60-70% ये स्टॉक अच्छा खासा गिर गया था। अगर मैं इसका कैलकुलेट करूँ, इसका जो रेंज है, इसका लेवल अगर कैलकुलेट करूँ, तो मोटा मोटी 75% के आसपास ये स्टॉक गिर गया था। अगर मैं इसके ओपन प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो भी 69% गिर गया था। तो मोटा मोटी आराम से 70% के आसपास ये स्टॉक गिर गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया, और डाउ थ्योरी को फॉलो करते करते धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर इस स्टॉक ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की अप्रैल 2024 में, नहीं कर पाया। उसके बाद मई में भी ट्राई किया, और फिर मई में 2 बार ट्राई किया बट नहीं कर पाया। अभी इस बारी सबसे बेस्ट बात क्या है कि अभी इस बारी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है। अभी स्पिनिंग टॉप कैंडल का मैंने आप लोगों को एग्जांपल मैंने निफ्टी के चार्ट में भी आपको लोगों को बताया था कुछ दिनों पहले, जब निफ्टी में स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी थी, कि स्पिनिंग टॉप कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लो ब्रेक होता है तो इसके अंदर मतलब बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, बट अगर हाई ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। बट अभी मैं इसके हाई का ब्रेक होने का वेट नहीं करूँगा, क्योंकि जब ऐसे चार्ट पैटर्न बनते हैं, ये लोग को राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न्स बोलते हैं, और ऑलरेडी इधर मल्टीपल टाइम्स ये जो रेजिस्टेंस है ये टेस्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल का भी ब्रेकआउट होता है और क्लोजिंग हो जाती है तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री बना सकता हूँ। और जैसे ही स्पिनिंग टॉप का जो हाई है वो ब्रेक होगा तो मैं और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर एंट्री अपनी बना सकता हूँ। तो जो अभी लेवल चल रहा है वो है 1397 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, क्लोजिंग होती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मेरी नज़र इसके ऊपर बनी रहेगी पॉलिसी बाजार पे। ठीक है, अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, आप देख सकते हो क्लोजिंग हो चुकी है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, जो कि 796.80 का लेवल। ठीक है, मैं इसको वापस मंथली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका भी कॉन्सेप्ट आप पॉलिसी बाजार जैसा ही है, बस पॉलिसी बाजार का IPO के लेवल के बाद उस लेवल पर पहुंचा है। ये जो LIC हाउसिंग फाइनेंस में वैसा नहीं है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में सिर्फ लास्ट टाइम ये जो लेवल टेस्ट हुआ था वो हुआ था 2017 में। फिर उसके बाद जो कि 796 का लेवल था, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस 180 के लेवल पर गिर गया था। तो मोटा मोटी उसके अंदर भी 70-80% का ड्रॉप हम लोग को मिला था। अगर मैं इधर कैलकुलेट करके बताऊँ तो आपसे देख सकते हो 76% का ड्रॉप यहाँ पर हम लोग को मिला था। अभी इसका जो रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से आप इसका रेंज ऊपर डाल दोगे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, एक मिनट, हाँ, अगर आप इधर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर इसका अगर रेंज डाल दोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसके टारगेट कहीं ना कहीं बन के आ रहे हैं 1382 का, यानी कि मोटा मोटी हम लोग का ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, बट अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके चलूँ तो ये कैंडल ज़्यादा बड़ी है, और इसके अंदर जो हम लोग का स्टॉप लॉस है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट कंपेरेटिवली
जितना हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड है तो उसके हिसाब से डेफिनेटली अच्छा, वो क्या बोलते हैं, इसके अंदर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है। बट मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है, जो कि मैंने पिछले कई वीडियो में भी कहा है, कि कभी भी कोई भी ऐसे स्टॉक अगर पहली बार में ब्रेकआउट करते तो मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पोजीशन बनाने को थोड़ा हिचकिचाता हूँ। तो अगर मेरे लिए बेस्ट सेटअप कैसा रहेगा कि कुछ दिन अगर इधर LIC हाउसिंग फाइनेंस टाइम स्पेंड कर ले या फिर एक पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट करे, तो वो मेरे लिए बेस्ट सिनारियो होगा। दूसरा बेस्ट सिनारियो क्या होगा कि अगर ये हफ्ते ब्रेकआउट कर दे, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक लेके फिर उसके बाद उसका हाई ब्रेकआउट करे, तो वो दूसरा एक बेस्ट सिनारियो होगा। तो जैसे भी मेरा मतलब सेटअप बनता है, मैं वो अकॉर्डिंगली पोजीशंस बनाऊंगा। फिलहाल के लिए जो ब्रेकआउट लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल था, उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और करंट मार्केट प्राइस इसका 796.80 का चल रहा है। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है, उस स्टॉक ने 2008 के बाद ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। अभी ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है पूर्वानकरा, ठीक है। अभी अगर पूर्वानकरा लिमिटेड को मैं मंथली टाइम फ्रेम पर ओपन करूँ, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर आप ओपन करूँ तो आप देखोगे कि ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट हो चुका है। पूर्वानकरा ने ऑलरेडी इसके IPO 2007 में हुआ था, फिर उसके बाद 3-4 महीना अच्छा रैली दिया, उसके बाद दो चार महीना वापस उधर ही कंसोलिडेशन किया, बट फिर एक रेजिस्टेंस के बाद अच्छा खासा नीचे गिर गया। अभी जो इसका जो लेवल था वो था 461 का, ठीक है। 461 के लेवल के बाद ये नीचे गिरा 25 रुपये के आसपास, तो एज गुड एज ये 90% अपनी वैल्यू से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक अक्यूमुलेशन हुआ है, आप देख सकते हो कि मैं इधर आप लोग को बता देता हूँ एक, ठीक है। इधर आप ये देख सकते हैं कंसोलिडेशन, आप देखो इसका 2008 से लेके 2024 तक, अगर मैं या 2023 दिसंबर तक इसका कंसोलिडेशन हुआ, यानी 15 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके लिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि कंसोलिडेशन जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा मतलब स्टॉक को मोमेंटम मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक बार वो कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो उतना फटफट रैली करता है और उतने अच्छे गेंस हम लोग को मिलता है। अभी ऐसा ही कंसोलिडेशन चल रहा है, SRF करके एक स्टॉक है, उसके अंदर आप कंसोलिडेशन देख सकते हो, वो भी एक काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। कमेंट करके आप बताना उसके लेवल्स क्या है, और इसके अलावा कोई अगर आपके पास कोई दूसरे स्टॉक रहेंगे जो कंसोलिडेशन फेज में, तो वो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग के यही स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी इसने अपना जो लेवल है ये ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी हो चुकी है और मंथ भी हम लोग का एंड हो चुका है। तो अभी हम लोग का इसके अंदर ट्रेड एक्टिवेट तो हो चुका है, बट ऑब्वियसली मैं इसके अंदर ट्रेड अभी फिलहाल नहीं लूँगा। रीज़न बिकॉज क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल बनाया है, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अगर देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। बट इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और इतना मतलब इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं इसको मंथली टाइम के हिसाब से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मुझे मंथली टाइम फ्रेम में कम से कम एक साइडवेज फेज, यानी कि एक स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल या फिर एक पुल बैक चाहिए होगा। मैं ऑब्वियसली इसके अंदर एंट्री बनाने की सोचूंगा, कुछ छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ 10% 20% एंट्री बना लूँगा, बट 100% क्वांटिटी में तभी बनाऊंगा जब मुझे एक अच्छा पुल बैक मिलेगा और फिर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। अगर ये कोई भी नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल होता तो शायद मैं अभी तक एंट्री इसके ऊपर बना लिया होता। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो ये मैंने क्यों कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी को बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैंक निफ्टी को बढ़ने के लिए बैंकिंग के मेजर स्टॉक्स को बढ़ना ज़रूरी है, जैसे कि HDFC बैंक। अभी अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो HDFC बैंक ने अपना ये जो लेवल है 1715 का, ये जो लेवल है इसको लास्ट टेस्ट किया था 2021 में, ठीक है। उसके बाद नीचे गिरा, वापस 2022 में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 2023 में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। मैंने बैंक निफ्टी का आप लोगों को वीडियो में पहले कोई एक वीडियो में ये लेवल भी शेयर करा था, जो कि था 1479, और ये दो टारगेट प्राइस बताए थे। तो ये दोनों तो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गए। मैंने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक वापस अपना जो ऑल टाइम है उसके पास जा सकता है और उसके टारगेट भी दे सकता है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है वापस। अभी अगर ये हफ्ते अगर HDFC बैंक में अगर ब्रेकआउट होता है और ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तो HDFC बैंक में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकती है। और डेफिनेटली अगर HDFC बैंक मूव करेगा तो बैंक निफ्टी तो मूव करेगा ही करेगा, और बैंक निफ्टी मूव करेगा तो निफ्टी का तो मूव करना ही करना ज़रूरी ही है, ठीक है। बट HDFC अकेला एक बैंक है जो बैंक निफ्टी को और निफ्टी को
27,000 57 के लेवल पर चढ़ा सकता है जी, ऐसा नहीं है। आप जाके एक्सिस बैंक देख लो, आप जाके ICICI बैंक देख लो, वो बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। SBI अभी इतना अच्छा कुछ कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट SBI भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट जो दूसरा बैंक है, अब उसके ऊपर अगर आप नज़र रखोगे तो ये कोटक बैंक। अभी कोटक बैंक को आप देखोगे तो इसका एक मिनट में आपको चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। आप देखोगे कम ये पिछले पिछले 3 साल से 2021 से आप देखोगे कि तो जो मैंने आप लोगों को PI इंडस्ट्री में बताया था वो था असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसके अंदर जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक ही लेवल पर रहता है बट सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर ऊपर आता जाता है। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे नीचे आता रहता है बट सपोर्ट एक ही लेवल पर रहता है, जिसके अंदर सेलर्स स्ट्रांग रहते हैं। अभी इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इसके अंदर सेलर्स तो स्ट्रांग निकले, अच्छा खासा गिरावट भी आई कोटक बैंक में, लेकिन उसके बाद बायर्स ने वापस स्टॉक को ऊपर लेके गया, एक पुल बैक लिया, 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेकआउट हुआ। अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है, अगर ये स्टॉक ने कोटक बैंक ने अगर ये ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि मैं इधर भी आप लोग को मार्क करके बता देता हूँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हो काफ़ी बार इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो 1825 के आसपास का रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा साथ ही साथ ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी तो वो जो चार्ट पैटर्न है उसका ही ओवरऑल ब्रेकआउट हो जाएगा और ये चार्ट पैटर्न ही फेल हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो सेलर जो इतने टाइम से कोटक बैंक में स्ट्रांग थे अभी वो स्ट्रांग नहीं है, अभी बायर्स ने ऑलरेडी मोमेंटम कैप्चर कर लिया है। और आप देखोगे काफ़ी अच्छी तरीके से कोटक बैंक में पहले मोमेंटम आया, बाइंग मोमेंटम आया, फिर पॉज लिया, फिर वापस मोमेंटम आया, फिर पुल बैक लिया, फिर वापस अच्छा एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है हम लोग को। तो कोटक बैंक में अगर हम लोग को ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली HDFC बैंक तो हम लोग को अच्छे लेवल पे दिख रहा है, कोटक बैंक अच्छे लेवल पे दिख सकता है और बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर सकता है। बट सिर्फ बैंक निफ्टी के बढ़ने से सिर्फ निफ्टी बढ़ेगा ये भी ज़रूरी नहीं है, बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी IT को भी बढ़ना ज़रूरी है। और जो आखिरी स्टॉक है ये एक्चुअली मेरे लिस्ट में नहीं था बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ बोनस स्टॉक के हिसाब से, तो वो है रिलायंस। ठीक है, अभी अगर आप रिलायंस का चार्ट अगर आप जाके देखोगे तो रिलायंस ने भी ऑलरेडी अपना एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है और रिलायंस ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है जो कि है 30,130 का। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो रिलायंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी के ग्रोथ में, तो ये ऑब्वियसली आप सभी को पता ही होगा कि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी अच्छे लेवल पर दिख रहा है, HDFC अच्छे लेवल पर दिख रहा है, कोटक बैंक अच्छे लेवल पर दिख रहा है, निफ्टी IT ने वापस रिबाउंड करना चालू किया। तो आने वाले टाइम में हम लोग को मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम दिख सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई मेजर ख़राब न्यूज़ अगर आ गई तो फिर शायद हम लोग को गिरावट दिख सकती है, या फिर आने वाले टाइम में अभी जो बजट आएगा कुछ दिनों में तो बजट में अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो शायद हम लोग को आने वाले टाइम में गिरावट भी दिख सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए और कौन से स्टॉक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।